मेरी पत्नी दिव्या आज भी गैलरी में बैठी कपड़े धो रही थी। मई की तपती दोपहर थी और सूरज की किरणें छत से छनकर सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। पसीने के कतरे उसकी पेशानी पर मोतियों की तरह चमक रहे थे। आज कपड़े हमेशा से ज्यादा थे, शायद इसीलिए मेरा दिल उसे देखकर परेशान हो गया। मैंने सोचा क्यों ना उसकी थोड़ी मदद कर दूं और इसी बहाने कुछ देर उसके साथ बैठा रहूं। मैं खामोशी से उसके पास जाकर बैठ गया और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर प्यार से कहा, दिव्या, आज मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धुलवाऊंगा। मेरी आवाज में एक गहरी मोहब्बत और हमदर्दी थी, मगर मेरे इस जुमले पर उसके चेहरे पर खुशी की बजाय घबराहट के बादल छा गए। उसने जल्दी से कपड़ों की गठरी को अपनी तरफ खींच लिया और मेरे हाथ को हल्का सा झटका देकर पीछे हटा दिया। नहीं विजय, पति घर के काम करते अच्छे नहीं लगते। उसकी आवाज में एक डर था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने कपड़ों की गठरी को इतनी जोर से पकड़ रखा था जैसे उसमें कोई कीमती खजाना छुपा हो। मैंने जैसे ही उस गठरी को छूने की कोशिश की, उसने फौरन उसे मुझसे छीन लिया। उसकी इस हरकत ने मुझे हैरान कर दिया। इसके बाद वह उठकर खड़ी हो गई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे जबरदस्ती अंदर ले गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा, आखिर इस गठरी में ऐसा क्या है? यह सवाल मेरे जहन में बार बार गूंजता रहा। मुझे लगा कि शायद इसमें उसकी कुछ निजी चीजें होंगी, तभी तो वह इतना घबरा गई थी। मैंने अपने सर को झटका दिया और कमरे में आकर बैठ गया। मेरी पत्नी एक शर्मीली और हया का पुतला थी। शादी के 5 साल गुजर जाने के बाद भी वह खुलकर बात नहीं कर पाती थी। मैं उससे ढेरों बातें करता तो वह बस हूँ हाँ में ही जवाब देती रहती। वह किसी भी बहस में नहीं पड़ती थी, हमेशा मेरी बात मान लेती थी। अगर मैं यूं कहूं कि मेरी पत्नी हर लिहाज से परफेक्ट थी तो ये गलत न होगा। मैं दिव्या को पागलों की तरह चाहता था। मुझे उससे मोहब्बत उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने उसे एक नए बने मंदिर के पास देखा था। मैं अपनी दादी माँ की अंतिम रस्मों के लिए एक गांव गया था जब मुझे वह रोती हुई नजर आई थी। वह मंदिर में बैठी थी और उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल पसीज गया। पिताजी, आप मुझे किसके सहारे छोड़कर गए हैं? मैं तो इस जालिम दुनिया में अकेली रह गई हूँ। क्या आपको मालूम नहीं था कि ये इंसानुमा भेड़िए मेरी इज्जत नोचने को बेकरार बैठे हैं? उस लड़की की आवाज ने मुझे अंदर तक हिला दिया। आज मकान मालिक आया था पिताजी। उसने मुझसे किराए की बजाय मेरी इज्जत मांगी थी। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भागकर निकली हूँ। अब अपनी बची खुची जिंदगी आपके इस मंदिर के पास बैठकर ही गुजारूंगी। यहाँ मेरी इज्जत महफूज रहेगी ना? मुझे इस बेसहारा लड़की पर बड़ा तरस आया। मैं चलते चलते उसके पास पहुंचा। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। वह मेरे कदमों की आहट सुनकर घबरा गई और डर भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। सुनो लड़की, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मेरी बात सुनकर उसने अपनी काली शाल के नीचे से एक चाकू निकाला और अपने गले पर रखकर बोली, खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना वरना मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूंगी, मगर मैं अपनी इज्जत पर आंच भी नहीं आने दूंगी। उसकी बातों में किस कदर बेबसी थी। मेरे दिल से बेइख्तियार यह दुआ निकली कि भगवान, ऐसा दिन किसी की बेटी पर मत लाना। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसकी बहन की तरह हूँ और मैं उसे एक महफूज जगह पहुंचा दूंगा। बहन का नाम सुनकर वह मंदिर से उठी और मेरे पीछे चल दी। मैं उसे अपने घर ले आया और अपनी बहन सविता को सारा वाकया बताया। सविता भी उस लड़की के लिए बहुत परेशान हो गई। मेरी माँ ने उस लड़की को अपने घर में पनाह देने की हामी भर ली। उस दिन के बाद मेरा दिल दिव्या के लिए धड़कने लगा था। कितनी बाहया लड़की थी। अपनी इज्जत की खातिर उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। इस वाकये को 3 दिन गुजर गए थे। मैं आंगन में बैठा चाय पी रहा था जब अचानक किसी ने मुझे पुकारा, एक्सक्यूज मी। मैंने सर उठाकर देखा तो ये वही लड़की थी। उसे देखकर मेरी मुस्कुराहट गहरी हो गई। मेरा नाम दिव्या है, उसने धीरे से कहा। मैं उस दिन के अपने रवैये के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। दरअसल मैं उस दिन बहुत घबराई हुई थी। मेरे इकलौते सहारे, मेरे पिताजी की मौत के बाद तो सबने आंखें फेर ली थीं। मुझे जिसने भी देखा उसकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं फौरन बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस घर में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो यह घर अपना ही लगने लगा है। यहाँ मुझे मान मिला, इज्जत मिली। एक बेसहारा लड़की को और क्या चाहिए होगा? उसने उदास लहजे में कहा। अब तो मेरी मुलाकात दिव्या से अक्सर होती रहती थी। हमने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए थे और यूं हमारी दोस्ती हो गई। मगर मैं इस रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ाना चाहता था। इसी सिलसिले में मैंने माँ से बात की। माँ, मैं दिव्या से शादी करना चाहता हूँ। माँ ने मेरी बात सुनकर नाराजगी का इजहार किया। विजय, दिव्या को बेसहारा लड़की समझकर हमदर्दी करना तो ठीक है,
लेकिन मैं उसके साथ रिश्तेदारियां नहीं बढ़ाना चाहती। मुझे नहीं मालूम वह कौन है, कहाँ से आई है, उसका खानदान कैसा है, मैं कैसे रिश्ता कर सकती हूँ। ये बात सुनकर मेरा दिल ही बैठ गया। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की तो वह नाराज हो गई, मगर मैं भी कहाँ हार मानने वाला था। मैंने माँ के सामने यह साबित कर दिया कि मैं दिव्या से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। आखिरकार मेरी जिद के आगे माँ मान ही गई। हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई और हम खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। फिर मेरी नौकरी दिल्ली से मुंबई तबादला हो गई तो मैं और दिव्या यहाँ शिफ्ट हो गए। दिव्या पहले एक हंसमुख लड़की थी, मगर ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया वह यहाँ खामोश होती गई और आहिस्ता आहिस्ता कम बोलने लगी। अब वह सारा दिन घर के काम करती। जब मैं काम वाली रखने की बात करता तो वह नाराज हो जाती, क्योंकि वह सारे काम खुद अपने हाथों से करना पसंद करती थी। आज शनिवार था। मैं ऑफिस से जल्दी निकल गया और फ्राइड मछली और नान लेकर घर गया। मैं घर पहुंचा तो दिव्या कहीं नजर नहीं आई। मैं परेशान होकर उसे इधर उधर ढूंढने लगा। आवाजें लगाईं, मगर वह न जाने कहाँ छिपी बैठी थी। आखिर में जब गैलरी में गया तो दिव्या कपड़ों का ढेर लगाए धो रही थी। पास ही कपड़ों की गठरी भी पड़ी थी। मैं उसे यूं मग्न देखकर बहुत निराश हो गया। यह भी क्या बात हुई? मैं उसके पास गया और उसकी आंखों के सामने हाथ लहराकर उसे पुकारा। तब कहीं जाकर उसने मेरी तरफ देखा। मुझे सामने देखकर वह खुश नहीं हुई, उसके चेहरे पर परेशानी छा गई थी। उसने फौरन कपड़ों की गठरी उठाकर सीने से लगा लिया। दिव्या की यह हरकत मुझे बहुत अजीब लगी और मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया कि मैं उससे पूछ कर ही रहूंगा कि वह ऐसा क्यों करती है। दिव्या ने हाथ धोए और मेरे साथ आकर आंगन में बैठ गई। हम इधर उधर की बातें करते रहे। मैंने उसे बताया कि मैं फ्राइड मछली लाया हूं तो वह बहुत खुश हो गई। जिंदगी की गाड़ी सामान्य रूप से चलती जा रही थी। मैं दिव्या के साथ खुश था, मगर कुछ चीजें मेरी उलझन का सबब बनती जा रही थीं। मुझे हर वक्त काम करती पत्नी नहीं चाहिए थी। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरे लिए सजे संवरे। इसलिए मैंने दिव्या के लाख मना करने के बावजूद भी एक काम वाली का इंतजाम कर ही लिया। वह काम वाली 40-45 साल की औरत थी और काफी सभ्य लगती थी। जब मैं उसे अपने साथ घर लेकर आया तो दिव्या परेशान सी हो गई। मैंने उसे बताया कि अब ये काम वाली आंटी 24 घंटे हमारे साथ रहेंगी। दिव्या खुश होने के बजाय मुझसे नाराज हो गई। उसने यह बहाना पेश किया कि उसे अकेलेपन की आदत हो गई है और वह किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर अंदर ही अंदर कोई चीज मुझे परेशान कर रही थी। मैं जानना चाहता था कि आखिर दिव्या है कौन, वह सारा दिन घर में क्या करती है। मैंने आंटी को पहले ही यह सब कुछ बता दिया था और उन्हें दिव्या की जासूसी करने के लिए अलग से पैसे देता था। काम के तीसरे दिन आंटी ने मुझे सब ओके की रिपोर्ट दी, मगर न जाने क्यों मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मेरे दिल में गांठ सी लग गई थी। मैंने नोट किया कि आंटी के आने के बाद दिव्या अब ज्यादा उदास रहने लगी है। मैंने दिव्या से वजह पूछी तो उसने साफ साफ बता दिया, विजय, मुझे कपड़े धोना बहुत पसंद है और मैं नहीं चाहती कि वह आंटी आपके या मेरे कपड़ों को हाथ लगाए। दिव्या ने यह क्या कह दिया था? मेरा सारा शक ही दिव्या की उस गठरी की तरफ था। अब मेरे शक को पंख मिल गए, जो मैं नहीं चाहता था। मैंने दिव्या से कह दिया कि आज से वह अपने और मेरे कपड़े खुद धो लिया करे और बाकी काम आंटी कर लिया करेंगी। दिव्या की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। अब एक बार फिर दिव्या की दिनचर्या पहले जैसी हो गई थी। मैं ऑफिस से थका हुआ घर आता तो मुझे वह गैलरी में बैठी कपड़े धोती हुई मिलती। मुझे घंटों उसका इंतजार करना पड़ता। वह आती, मुझसे चंद बोल प्यार के बोलती, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती तो मैं पिघल जाता। एक दिन शाम को मैं और दिव्या आंगन में बैठे चाय पी रहे थे जब मुझे चौकीदार ने बताया कि मेरा दोस्त रोहन आया है जो दिव्या से मिलना चाहता है। उसकी बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने दिव्या की तरफ देखा तो उसने अनभिज्ञता का इजहार किया। मैंने चौकीदार से कहा कि रोहन को यहीं आंगन में ले आए। रोहन जब आंगन में आया तो उसकी हालत बहुत खराब थी। बिखरे बाल, उजड़ा हुलिया। मैं जल्दी से उठकर रोहन की तरफ बढ़ा। उसने मुझे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया और वजह पूछी तो वह बोला, विजय यार, मैं भाभी के पास आया हूँ। फिर वह दिव्या से मुखातिब हुआ, भाभी, आपको फौरिया का पता है? वह कहाँ गई है? आपकी और उसकी तो बहुत गहरी दोस्ती थी ना, वह कल रात से गायब है। मेरा बेटा माँ के लिए रो रो कर पागल हो गया है। मुझे वह कहीं से भी नहीं मिली। उसने एक खत में साफ साफ लिखा है कि उसकी दोस्ती मोबाइल पर एक लड़के से हो गई थी और वह उसी के साथ चली गई है। इस खत में तलाक का नोटिस भी है, मगर मैं ये मानने को तैयार ही नहीं कि वह मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। मेरी और उसकी तो प्रेम विवाह हुआ था, फिर वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? मैंने देखा कि दिव्या का रंग पीला पड़ चुका था। मैंने और दिव्या ने रोहन को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। उसके जाने के बाद मैंने दिव्या से पूछा कि अगर तुम्हें कुछ भी मालूम है तो मुझे सब सच बता दो। मगर मेरी बात सुनकर वह फूट फूट कर रो दी और कहा, मेरा यकीन करें, मुझे नहीं मालूम फारिया कहाँ चली गई है। दिव्या के इस रवैये ने मुझे झकझोर डाला था।
अगर फारिया कहीं चली भी गई थी तो इसमें ऐसी क्या बात थी जो दिव्या इतना घबरा गई? उसकी रंगत क्यों पीली पड़ चुकी थी? वह क्यों रोदी थी? न चाहते हुए भी मुझे दिव्या पर शक होने लगा था। इस शक की एक वजह यह भी थी कि पूरे मुंबई में दिव्या की बस एक ही दोस्त थी और वह भी फारिया ही थी। दिव्या के आगे पीछे तो कोई था भी नहीं। उसने फारिया के घर को ही अपना मायका समझा हुआ था। आखिर खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ ही लेता है। क्या पता फारिया के बाद अब दिव्या भी कहीं जाने वाली हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद ही दिव्या पर शक करता और खुद ही उसे इस शक से बाइज्जत बरी कर देता। मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। मैंने काम वाली आंटी को दिव्या की कड़ी निगरानी का कह दिया था। मैं परेशान था तो दिव्या से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन मैंने नोट किया कि वह भी मुझसे दूर दूर रहती थी। खैर, 4 दिन बाद मुझे आंटी ने रिपोर्ट दी कि दिव्या का चरित्र संदिग्ध है। ये बात सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। ये कैसे हो सकता है कि मेरी दिव्या, उसका चरित्र संदिग्ध हो? अगर मुझमें किसी किस्म का कोई ऐब होता और पूरी कायनात भी दिव्या के खिलाफ गवाही देती, मैं तब भी उस गवाही को झुठला देता। मगर अब मामला उलटा था। हालात ही ऐसे बन चुके थे कि मुझे दिव्या पर शक करना ही पड़ा था। मैंने आंटी को साफ साफ कह दिया कि वह दिव्या पर और गहरी नजर रखें। उन्होंने मुझे इंतजार करने का कह दिया। अगले 7 दिन वह खामोश रहीं। एक रात मैं कमरे से बाहर पानी पीने के लिए निकला तो मैंने आंगन में आंटी को पूजा करते देखा। मैं उनकी तरफ बढ़ा और पूजा खत्म होने का इंतजार करता रहा। मुझे सब कुछ सच सच बता दें, मुझे इस परेशानी से निजात दिलाए। आंटी रोते हुए बोली, बेटा, मैं इसी भगवान के डर से अब तक खामोश थी। मैं नहीं चाहती थी कि अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए और मैं भगवान के सामने शर्मिंदा हो जाऊं। मगर सच ये है कि तुम्हारा शक बिल्कुल सही साबित हुआ है। तुम्हारी पत्नी के चरित्र में गड़बड़ है। वह तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद गैलरी में किसी मर्द से बातें करती है, किसी को घर बुलाती है, किसी को मेरे जीवन साथी कहकर पुकारती है। कभी कहती है कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। मैं और सुन नहीं पाया, मैं जल्दी से बोल पड़ा, बस आंटी, बस, आगे कुछ मत कहिए, मेरी मोहब्बत का भ्रम कायम रहने दीजिए। मैं वहां से उठकर वापस कमरे में आ गया, अपने बटुए से पैसे निकाले और नीचे आ गया। आंटी, ये पैसे आपकी 2 महीने की तनख्वाह के बराबर हैं। आप ये पैसे रख लें और कल सुबह बिना बताए यहाँ से चली जाइएगा। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर मैं कुछ भी सुने बिना अपने कमरे में आ गया। अगले दिन आंटी खामोशी से चली गई थी। मुझे दिव्या ने बताया और वह काफी खुश नजर आ रही थी। मैं बस खामोश ही रहा। अब मैंने खुद ही दिव्या की जासूसी करने का फैसला कर लिया था। मेरे पास घर की एक्स्ट्रा चाबी थी। मैं कभी कभी बहाने बहाने से घर आता। मैं जितनी बार भी घर आया, मैंने दिव्या को गैलरी में बैठे कपड़े धोते हुए ही पाया। कपड़ों की गठरी कभी उसके दाएं तरफ पड़ी होती, कभी वह उसे सीने से लगाए बैठी होती। मैं घर आकर एक एक कोना छान मारता कि आखिर कभी न कभी तो ये रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। इसी तरह 3 हफ्ते गुजर चुके थे। आज भी मैं दबे पांव घर में दाखिल हुआ। दिव्या गैलरी में बैठी हुई थी, मगर आज वह खामोश नहीं थी। वह बातें कर रही थी। हाँ हाँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे, इतनी मोहब्बत कि तुम सोच भी नहीं सकते। दिव्या की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, दिव्या! मुझे देखकर वह घबरा गई। वह जल्दी से उठी और कपड़े की गठरी वॉशिंग मशीन में फेंककर मुझे डर से देखने लगी। मैंने पूरी गैलरी छान मारी, मगर वहां कोई मर्द मौजूद नहीं था। मैं आगे बढ़कर उसे हाथ से खींचता हुआ कमरे में ले आया। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। बेहया, बेवफा, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? मेरी आंखों में धूल झोंकते हुए, मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की और तुमने मुझे क्या दिया? धोखा। दिव्या रो रही थी। मैं भी रो दिया। मैंने उसे हाथ से पकड़कर घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर दरवाजा बंद करके वहीं जमीन पर बैठकर मैं झार झार रोता रहा। काश काश ऐसा न होता। काश दिव्या बेवफा न निकलती। मेरी सांसें बंद हो जाती, मगर दिव्या ऐसी न निकलती। मैं रोता जा रहा था। अब तो रोना नसीब में ही लिखा गया था। मेरी हालत भी रोहन जैसी हो गई थी। बस फर्क इतना था कि फारिया भाभी खुद गई थी और दिव्या के जाने से पहले ही मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। मैं सारा दिन घर से बाहर रहता, रात गए लौटता। मुझे अपना ही घर अजनबी लगता था। वक्त गुजरता चला गया और मैं बहुत कड़वा होता जा रहा था। किसी से सीधे मुंह बात तक न करता। मैंने लोगों से मिलना जुलना तक छोड़ दिया था। मेरी बहन सविता की कॉल आई। उसने दिव्या का जिक्र किया तो मैंने फोन काट दिया। मैं चाहता ही नहीं था कि अपने कानों से मैं उस बेवफा का नाम भी सुनूं। लेकिन जब उसे बेवफा कहता था तो मेरा दिल क्यों कांपता था? वह बेवफा नहीं थी तो किसके साथ मोहब्बत के दावे करती थी? मैं बहुत उलझा हुआ था। मुझे ख्वाबों में वह नजर आई। वह मेरा गिरेबान पकड़कर मुझसे हिसाब मांगती तो मैं परेशान हो जाता। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा था और मुझे चक्कर आने लगे थे। एक दिन मैं ऑफिस की सीढ़ियों में चक्कर आकर गिर गया। मुझे अस्पताल ले जाया गया।
डॉक्टर्स ने बताया कि बहुत ज्यादा मानसिक उलझन की वजह से मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। इन हालात में मुझे किसी अपने की जरूरत थी। न चाहते हुए भी मैंने सविता को कॉल करके अपने पास बुला लिया था। वह अपने 6 महीने के बेटे को लेकर मेरे घर आ गई थी। वह कुछ भी पूछे बिना मेरा ख्याल रखती, मुझे बातों में मशगूल रखती, अपना बच्चा लाकर मेरे पास लिटा देती। उस बच्चे से भी मेरा दिल काफी बहल जाता था। एक रात मुझे दिव्या फिर ख्वाब में नजर आई। वह रो रही थी। मेरी आंख खुली और मैं भी रो दिया। रोते रोते मुझे न जाने क्या हो गया, मैंने कमरे में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। सविता भाग कर मेरे पास आई। उसने मुझे सहारा देकर सोफे पर बिठाया, पानी पिलाया और बोली, भाई आज वक़्त आ गया है, मुझे सब कुछ सच बता दें, दिल का बोझ हल्का कर लें। मैं भी किसी अपने के सुनने का इंतजार कर रहा था। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात उसे बता दी। मैंने सविता को बता दिया था कि मेरी दिव्या मुझे छोड़कर चली गई है। वह मेरी बातें सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। वह बोली, भाई दिव्या आपके साथ बेवफाई क्यों करेगी? उसकी बात सुनकर मैं चिल्ला उठा कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे की तरफ भागा। मैंने अलमारी उलट पुलट दी, दराज सारे बिखेर दिए, हर चीज चेक की, मगर कुछ तो ऐसा होगा जो दिव्या को गुनहगार साबित करता। मगर कुछ भी तो ऐसा न था। मुझे गैलरी का ख्याल आया। मैं भागकर वहां गया। सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा था। मैंने सारे कपड़े उलट पुलट कर देखे। कहीं तो दिव्या का गुप्त मोबाइल होगा जिससे वह अपने आशिक के साथ बातें करती होगी। मुझे यह तो मालूम था कि वह मोबाइल अपने साथ नहीं लेकर गई थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने उसे घर से निकाला था तो वो खाली हाथ थी। अचानक मेरे जहन में वह गठरी आई जो मुझे देखकर उसने वॉशिंग मशीन में फेंक दी थी। मैंने वॉशिंग मशीन खोली, वह गठरी वैसे की वैसे ही पड़ी थी। मेरे सामने वह सारे मंजर घूम गए जब दिव्या इस गठरी को अपने पास रखती थी, सीने से लगाए रहती थी। मैंने वह गठरी जमीन पर रखी और खुद भी नीचे जमीन पर बैठकर उसे खोलने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा दिल दुआ कर रहा था कि दिव्या बेगुनाह निकले। और जैसे ही मैंने वह गठरी खोली तो मुझे लगा जैसे मेरी सांसें ही थम सी गई हों। वह गठरी छोटे बच्चों के कपड़ों और खिलौनों से भरी पड़ी थी। इसमें एक छोटी सी गुड़िया भी थी और एक छोटा सा बल्ला भी। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा। मुझे मेरी दिव्या बहुत याद आई थी। मेरे कुछ और भी था जो मेरा दिल दुखा गया था। मेरी अपनी कमी और दिव्या के दिल की अधूरी ख्वाहिश। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर सविता भागकर मेरे पास आई। वह मुझे गले लगाकर तसल्लियां दे रही थी। सविता, मैंने अपनी दिव्या को खो दिया है। न जाने वह कहाँ चली गई, पता नहीं किस हाल में होगी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। मैं गौसे और बेबसी की मिलीजुली हालत से गुजर रहा था। मैंने अपना सर जोर जोर से दीवार पर मारना शुरू कर दिया तो सविता मुझे अपने साथ आंगन में ले गई और बोली, भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये सब किस बच्चे की चीजें हैं? उसकी बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया। सविता, ये दिव्या के अरमानों का जनाजा है। मुझे मालूम ही नहीं था कि दिव्या को बच्चे की इस कदर ख्वाहिश होगी कि वह यूं एक गुड़िया को ही अपनी औलाद समझकर बैठ गई थी। मैंने तो उससे कुछ साल मांगे थे। मैंने उसे कहा था कि मैं अपने कारोबार को और फैला लूं तो 5 से 6 साल तक बच्चे की प्लानिंग करते हैं। मगर वह तो मेरी बात सुनकर सिसकने लगी और बोली, भाई आपने दिव्या को जिस दिन घर से निकाला था वह सीधी मेरे पास आई थी। उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। वह कहती थी कि मेरे तो माँ बाप भी नहीं हैं तो मैं किधर जाऊंगी? मैं कैसे किसी को बताऊंगी कि मेरे पति ने मुझ पर शक किया और घर से निकाल दिया? मैंने उसे अपने पास रख लिया और वह भी आपकी तरह सारा दिन रोती रहती थी। एक दिन रोते रोते उसने मुझसे कहा कि मैं तलाक का नोटिस आपको भिजवा दूं। वह आपके साथ अब नहीं रहना चाहती थी। अभी वह मेरे घर में मेरी सास के साथ मौजूद है। आप उसे मना लें। सविता की बातें सुनकर मैं एक अजीब सी हालत से दो चार था। पछतावा, शर्मिंदगी, क्या नहीं था जो मैंने उस लम्हे बर्दाश्त नहीं किया था। मैं दिव्या से माफी मांगने का इरादा कर चुका था। मैं सीधा सविता के घर गया। वह खामोश बैठी थी। मैंने उसे देखा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। दिव्या, आज मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। एक तो तुम्हें औलाद की खुशी न दी, ऊपर से तुम पर शक भी करने लगा। मुझे सोच सोच कर खुद पर गुस्सा आता है। विजय, मुझे भी आपसे एक बात करनी है। मैंने आपसे एक हकीकत छुपाई है। दरअसल मैं आपसे मिलने से पहले शादीशुदा थी और मेरे पति ने औलाद न होने की वजह से मुझे तलाक दे दी थी। डॉक्टर्स मेरा इलाज कर रहे थे, मगर आपने जब कह दिया कि आपको औलाद नहीं चाहिए तो फिर मैंने भी औलाद का नाम नहीं लिया कि कहीं आपको भी मेरी कमी का पता न चल जाए। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे औलाद की तड़प हमेशा से थी, इसीलिए मैंने गुड़िया को अपनी बेटी बना लिया था। वह रो दी थी। किस तरह मेरे एक गलत फैसले ने दिव्या की जिंदगी तबाह कर दी थी। मैं उसे घर ले आया। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ और इसीलिए अब उसका भरपूर ख्याल रखता हूँ। दिव्या के दोनों डॉक्टर्स आशावादी हैं। मुझे यकीन है जिस दिन हमारे घर नन्हा फूल खिलेगा, दिव्या सब कुछ भूल जाएगी।